मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जामिनेशन के लिए एक और इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीआई बेस्ड क्वेश्चंस जो कि यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2022 में आए थे। स्टार्ट करते हैं सेशन, और इस सेशन में ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना अगर अब तक नहीं किया है तो। और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, और टेलीग्राम पे मुझे मैसेज भी कर सकते हो @ADITYAKT इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, या फिर कोई क्वेरी है, प्रिपरेशन का कोई डाउट है, कुछ भी चलेगा। तो पहला सेट है हमारा एक पाई चार्ट बेस्ड सेट। और सेट हमारा डिटेल में बता रहा है एक पुस्तक के प्रकाशन में किए गए खर्च का प्रतिशत विवरण, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन पब्लिशिंग अ बुक। और सारा डेटा हमें गिवन है परसेंटेज में, फिर चाहे कागज़ की लागत हो, मुद्रण लागत हो, जल्दसाजी लागत, रॉयल्टी, परिवहन लागत, संवर्धन लागत वगैरह वगैरह वगैरह। तो पहले 5 क्वेश्चन दिखा देता हूँ तो मैं उसके बाद में सोल्यूशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा। ठीक है, पॉज करके अपने अंदर सॉल्व कर लेना। तो फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संवर्धन लागत पर किए गए खर्च के अनुरूप खंड या फिर सेक्टर का केंद्रीय कोण क्या है। व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर करस्पॉन्डिंग टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन प्रमोशन कॉस्ट। हमें सारी वैल्यूज परसेंटेज में दी हुई हैं, पूरा पाई चार्ट मिला के हमारा परसेंटेज बनता है 100%। आ रहा है पूरा मिला के 100% हो गया ऑब्वियसली। और डिग्री में, क्योंकि सर्कल है, डिग्री में बनता है 360 डिग्रीज। तो 100% बराबर है हमारा 360 डिग्री के, तो 1% बराबर हो गया हमारा 3.6 डिग्री के। किसी भी पाई चार्ट में जब भी हम बात करेंगे तो 1% हमेशा 3.6 डिग्री के बराबर होगा, 3.6 डिग्री के बराबर होगा। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमारा संवर्धन लागत पर किए गए खर्च के अनुरूप केंद्रीय कोण क्या होगा। संवर्धन लागत है 5%, तो 5 गुणे 3.6 यानी कि मान आ जाएगा हमारा 18 डिग्रीज, 18 डिग्री। ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, सवाल नंबर 2। पुस्तक का मूल्य लागत मूल्य से 20% ऊपर अंकित किया गया है। यदि पुस्तक का अंकित मूल्य ₹160 है तो पुस्तक की एक प्रति में उपयोग किए जाने वाले कागज की लागत क्या है। ये एक अच्छा सवाल है, समझना पड़ेगा इसके लिए डेटा को। द प्राइस ऑफ द बुक इज मार्क्ड 20% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, द मार्क प्राइस ऑफ द बुक इज ₹160। देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द पेपर यूज्ड इन अ सिंगल कॉपी ऑफ द बुक। अब जो हमें देखो पाई चार्ट दिया है, पाई चार्ट में क्या क्या चीज़ें दी, कागज़ की लागत दी है यानी पेपर कॉस्ट दिया हुआ है। ठीक है, कागज़ की लागत, मुद्रण लागत, जल्दसाजी, रॉयल्टी, परिवहन और संवर्धन। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कागज़ की लागत, पेपर कॉस्ट, जो कि है 30%। इसका टोटल कॉस्ट का 30% ऑफ टोटल कॉस्ट। तो पहले तो हमें कॉस्ट निकालना पड़ेगा, क्योंकि पुस्तक का मूल्य लागत मूल्य से 20% ऊपर अंकित है, यानी कि जो मार्क प्राइस है हमारा वो कॉस्ट प्राइस से 20% ज़्यादा है। 20% यानी कितना हुआ, 20/100, यानी कि 1/5 ज़्यादा है। तो अगर ₹5 हमारा कॉस्ट प्राइस होता तो उससे ₹1 ज़्यादा होता हमारा मार्क प्राइस, क्योंकि मार्कअप ₹1 का होता। ठीक है, तो ₹6 का हमारा मार्क प्राइस होता। और मार्क प्राइस की ही वैल्यू हमें गिवन है जो कि है ₹160, यानी कि 6 यूनिट की वैल्यू हमें गिवन है जो कि है ₹160। तो यहाँ से क्या हम कॉस्ट प्राइस निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल पाएंगे, क्योंकि हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 5 यूनिट, 5/6 160 का, 5/6 इंटू 160। और फिर हमारी जो कागज़ की लागत है वो 30% है इस वैल्यू का। तो कागज़ की लागत एक कॉपी के लिए आ जाएगी 5/6 इंटू 160, तो हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया उसका भी 30%। तो 5/6 इंटू 160 इंटू 30/100 या 3/10। जीरो से गया जीरो, 3 से काटा पीटी की 2 बचा, 2 से बचा 8, 5×8 = 40। तो 40 रुपीज़ हमारा आ गया कागज़ की लागत। ऑप्शन सी आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन था बट समझ में आया होगा। ठीक है, कि बढ़िया पाई चार्ट भी इस्तेमाल हो गया। पाई चार्ट में खैर सिंपल सिंपल मामला था, बट हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट भी यूज़ कर लिया इस क्वेश्चन में। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, तीसरा सवाल। ये बढ़िया सवाल ज़रूर है, इसको थोड़ा सा समय दे के लगाओ। ये अच्छा सवाल है। यदि 5200 प्रतियों का प्रकाशन किया गया और उसकी परिवहन लागत की राशि ₹80,500 है, तो पुस्तक की अनुमानित विक्रय कीमत क्या होनी चाहिए ताकि प्रकाशक 25% का लाभ अर्जित कर सके। अच्छा, यानी कि एक दो कॉन्सेप्ट मिस कर रहा है, बस वही मेन बात है। इफ 5200 कॉपीज आर पब्लिश्ड एंड द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑन देम अमाउंट्स ₹80500, देन व्हाट शुड बी द अप्रॉक्सिमेट सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक सो दैट पब्लिशर कैन अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 25%। तो पहले में गिवन क्या है, दिया क्या है, दिया है परिवहन लागत। परिवहन लागत से हम कुल लागत निकाल लेंगे। एक बार हमने कुल लागत निकाल ली तो हमें फिर फायदा भी चाहिए, प्रॉफिट भी तो चाहिए। तो फिर प्रॉफिट जो चाहिए उसके हिसाब से हम अपना सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। और ये सेलिंग प्राइस कितना होगा, 5200 प्रतियों के लिए होगा। तो यानी कि एक किताब का सेलिंग प्राइस फिर हमें उसके बाद डिवाइड करके निकालना पड़ेगा। ओके, तो पहले तो परिवहन लागत है हमारा ₹80,500, और परिवहन लागत हमारी है 5%, 5% है, यानी कि 5% का मान हमें दिया हुआ है। ठीक है, 5% हुआ 1/20, तो कुल लागत का 1/20 का मान दिया है, तो कुल लागत हमारी आ जाएगी टोटल कॉस्ट
इसका 20 गुना आ जाएगा, यानी कि 80,500 गुणे 100/5 या गुणे 20, ये हमारी आगे कुल लागत। अब इसके बाद हमें फायदा भी चाहिए प्रकाशक को, 25% का प्रॉफिट भी चाहिए, 100 में 25 का प्रॉफिट चाहिए, यानी कि 1/4 का प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, तो अगर कॉस्ट प्राइस हमारा है 4, प्रॉफिट हमारा है 1 का, तो सेलिंग प्राइस हमारा हो जाएगा 5, और कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा इंटू 5/4, ये हमारा आ जाएगा सेलिंग प्राइस। क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो? और ये सेलिंग प्राइस किसका है? 5200 प्रतियों के लिए है, लेकिन हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है अप्रॉक्सीमेट सेलिंग प्राइस ऑफ वन बुक, एक किताब के लिए पूछ रहा है, तो 5200 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। डिवाइड कर दोगे फिर 5200 से, पहले तो 2 जीरो उड़ा, 2 जीरो से गए 2 जीरो, और 4 से बचा यहाँ पे 5। ठीक है, अभी आ गया 805 गुणे 25/52, अभी भी सवाल खत्म तो नहीं हुआ। 805 गुणे 25/52, ठीक है, तो थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके तो और मुश्किल हो जाएगा, कुछ कटापीटी हो रही है क्या? 13 से कहीं भाग तो जा नहीं रहा ना, ना 805 तो 13 का मल्टीपल नहीं है, और ऑप्शन हमारे देखो बहुत क्लोज हैं, अगर ऑप्शन क्लोज नहीं होते तो फिर हम ज़्यादा आसानी से अप्रॉक्सीमेट कर लेते हैं उसको, पर ऑप्शंस काफ़ी क्लोज है, ₹395, 390, 385.5, 387.02, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा जुगाड़ बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा चीज़ों को स्मार्टली हैंडल करना पड़ेगा। कैसे हैंडल करेंगे स्मार्टली? कि देखो, हमें 25 दिया है ऊपर और नीचे 52 दिया है। ठीक है, तो अगर 52 का हाफ होता, ऊपर ऊपर 26 होता, तो हम 1/2 कर देते, तो 25 को 26 में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? 25 को लिख सकते हैं 26 - 1। ठीक है, तो लिख देते हैं, तो इसको लिखा जा सकता है 805 गुणे 26 - 1/52। अब 805 गुणे 26/52, ये तो 805/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 805/2 और माइनस 805/52। तो पहली वैल्यू तो सीधे सीधे दिख रही है, 805/2 क्या हो गया? ये आ गया हमारा 402.5। ठीक है, नीचे लिख देते हैं 402.5, और दूसरी वैल्यू आ रही है हमारी 805/52। तो अब ये और सिंपल तो नहीं होगा, ठीक है, और ज़्यादा इसको सिंपल तो नहीं कर पाएंगे, पर मान लो 52 से गया, 52 × 52 माइनस कर रहे हैं, एक बार गया, और फिर बचा हमारा 285, तो 5 बार जाएगा 260 हो जाएगा, फिर बचा 25/52, 15 सही 25/52 यानी 15.5, तो 402.5 माइनस लगभग 15.5, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 387.02, 387.02। अच्छा, यहाँ पे 805 भी हमारा 13 के मल्टीपल के पास की वैल्यू है, अगर जस्ट इनके 26 के बजाय कोई और संख्या होती वहाँ पे, तो हम 805 को तोड़ते। 805 हमारा क्या आ रहा है? 13 से भाग दोगे तो कितना बचेगा? 13 से जाएगा ये, 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78, 6 बार गया और फिर 25 बचा, यानी कि 61 बार, 61 सही 12/13। ठीक है, तो 52 से हम इसको भाग देते, या फिर 52 से देते मान लो, तो 52 से जाता है 15 बार, और उसके बाद में 25/, तो 15 सही 25/52, ये हो जाता। तो ऐसे भी कर सकते थे कि 805 को अपना 15 सही 25/52 लिख लेते, तो 52 से डिवाइड किया 805/52, तो ये 15 तो अलग हो गया, और 25/52 इंटू 25/52, तो मतलब बाकी अपना कहानी 15 × 25 निकाल लिया, बाकी कहानी अपनी मैनेज हो जाती। ठीक है, तो 15 × 25 यानी 375, और बाकी हमारा लगभग लगभग 25 × 25/52 यानी 25 × हाफ 12.5 के आसपास आ जाता, तो अपना आंसर फिर भी ऑप्शन यही आता। तो वैसे भी कैलकुलेशन को किया जा सकता था। क्या ये क्लियर है? तो जब भी कभी बहुत एक्यूरेट कैलकुलेशन है तो थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे हम अपने नंबर्स को थोड़ा आसान बना सकते हैं, बजाय कि सब मल्टीप्लाई कर लो और मल्टीप्लाई करके अपना कैलकुलेशन को और मुश्किल कर लो। मुश्किल नहीं करना है, आसान रखना है। क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो? ठीक है, क्या ये क्लियर हुआ? मज़ा आया इस सॉल्यूशन में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। और यहाँ पे इतनी मेहनत इसीलिए की क्योंकि ऑप्शंस क्लोज थे, अगर ऑप्शंस दूर दूर होते तो पहले ही आसानी से कर लेते। अगला सवाल, सवाल नंबर 4, पुस्तक की रॉयल्टी मुद्रण लागत से कितने प्रतिशत कम है? कितने प्रतिशत कम है, ये सवाल पूछ रहा है। रॉयल्टी ऑन द बुक इज लेस देन द प्रिंटिंग कॉस्ट बाई हाउ मच? तो रॉयल्टी हमारा है 20% और प्रिंटिंग कॉस्ट है 25%। ठीक है, तो 25 रुपये अगर हमारा प्रिंटिंग कॉस्ट होगा तो 20 रुपये रॉयल्टी होगा, यानी रॉयल्टी कितना आया? 5 कमाया 25 से। ठीक है, 5 कमाया, लेकिन किस में पूछा है? मुद्रण लागत से कितना कम है, तो बेस क्या होगा? यानी हमें 25 से भाग देके प्रतिशत पता करना पड़ेगा, तो 5/25 × 100 यानी कि 20% आ जाएगा। 20% कम है, ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा 20%। ठीक है, यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है, जो कभी एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा सवाल में तुम्हें कंफ्यूज करना होगा तो मुश्किल कर सकता है। देखो, जब ये प्रतिशत पूछेगा, जैसे यहाँ प्रतिशत पूछा है, प्रतिशत के लिए हम हमेशा तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, परसेंटेज में कितना कम है ये क्वेश्चन पूछा है, लेकिन क्वेश्चन हमसे बजाय प्रतिशत के प्रतिशत अंक भी पूछ सकता था।
पूछ लेता कि कितने प्रतिशत अंक कम है, तो ये अलग बात हो जाती है। प्रतिशत अंक होता है परसेंटेज पॉइंट। अगर नहीं पता है तो पता होना चाहिए, प्रतिशत अंक होता है परसेंटेज पॉइंट। तो मुद्रण लागत हमारी है 25% और रॉयल्टी हमारी है 20%। तो इनके बीच का प्रतिशत अंक में अगर फर्क पूछेगा कि प्रतिशत अंक में कितना कम है, तब आंसर होता 5%, क्योंकि तब हमें सीधा सीधा डिफरेंस देखना है। 25 में से 20 घटाएंगे, 5% कम है, प्रतिशत अंक कम है हमारा। ठीक है, तो प्रतिशत अंक में 5% आएगा, प्रतिशत में 20% आएगा। ओके, ठीक है, क्या ये क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, यदि पुस्तकों की एक निश्चित मात्रा के लिए प्रकाशक को रुपए 20,600 मुद्रण लागत के रूप में देना होता है, तो इन पुस्तकों के लिए रॉयल्टी की कितनी रकम अदा करनी होगी? ठीक है, अगर यहाँ पे मुद्रण लागत का 20,600 है, मुद्रण लागत है 25%, तो रॉयल्टी कितना हो गया? तो बिल्कुल सीधा सीधा सवाल है। रॉयल्टी 20% है, मुद्रण लागत 25% है, तो 20 बचे 25 कर दोगे इसको। 20,600 गुणे 20/25 या 4/5 हो गया। ठीक है, तो 4/5 20,000 का हुआ 16,000, 600 का हुआ 480, 16,480 आ जाएगा आंसर। भाई जब भी तोड़ोगे तो 20,000 का 20/25 4/5 होगा 16,000, 600 का 480। कि बाद वाली संख्या थोड़ी मुश्किल भी हो सकती थी। ऑप्शन बी यहाँ पे क्लियरली हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये पहला सेट हमने कंप्लीट कर लिया अपना, फर्स्ट सेट कंप्लीट हो गया इजीली। एक क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा कह सकते हैं, बाकी तो क्वेश्चंस सिंपल सिंपल ही थे और इजीली मज़ा आया। अगला सेट भी सिंपल है, मज़ा आएगा करने में। तो नेक्स्ट सेट पे चलते हैं। अगला सेट हमारा बात कर रहा है, एक कंपनी द्वारा वर्ष 2001 से 2007 के दौरान किए गए आयात से निर्यात का अनुपात दिया है हमें। रेशियो ऑफ इम्पोर्ट टू एक्सपोर्ट ऑफ अ कंपनी ओवर द पीरियड फ्रॉम 2001 टू 2007। ठीक है, और ये हमें रेशियो गिवन है, रेशियो हर एक साल के लिए। तो हमें ना तो आयात पता है ना ही निर्यात पता है, लेकिन हाँ दोनों का अनुपात पता है, और उसके बेसिस पे ही सवाल पूछे जाएंगे। तो पहला सवाल लेते हैं, पहले सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, तो अपने एंड पे पहले प्रैक्टिस फिर सॉल्यूशन। तो पहला सवाल कह रहा है, किस वर्ष में कंपनी के आयात निर्यात के अल्पतम अनुपातिक थे? अब हिंदी में थोड़ा सा ये फंसाने की कोशिश कर रहा है। इम्पोर्ट्स वर मिनिमम प्रोपोर्शनेट टू एक्सपोर्ट ऑफ द कंपनी इन द ईयर। इम्पोर्ट मिनिमम प्रोपोर्शनेट, अल्पतम अनुपातिक मतलब क्या हुआ कि आयात और निर्यात का, यानी कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का जो अनुपात है, जो रेशियो है, ये सबसे कम चाहिए, मिनिमम चाहिए। सवाल सीधे सीधे ये पूछ रहा है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो या अनुपात मिनिमम कब है, सबसे कम कब है, और हमें आयात और निर्यात का ही तो अनुपात दिया हुआ है। तो बिल्कुल आसान सवाल हो गया, जहां सबसे कम वैल्यू है वही आंसर है, और सबसे कम आ रहा है 0.3, सबसे कम आ रहा है 0.3, तो आंसर हो जाएगा 2003 में है। और कब होगा? ठीक है, और इसका उल्टा पूछा होता है कि अगर पूछता कि एक्सपोर्ट अपॉन इंपोर्ट कब है मिनिमम, इसका उल्टा मिनिमम कब होगा? जबकि इंपोर्ट अपॉन एक्सपोर्ट, आयात और निर्यात, आयात बटे निर्यात जब हमारा मैक्सिमम होगा, तब निर्यात बटे आयात मिनिमम होगा, यानी कि तब आंसर होता हमारा 1.6, यानी कि 2007। तो ये मिनिमम आया है 2007 में। और 1.6 तो हमारा रेशियो किसका है? इंपोर्ट अपॉन एक्सपोर्ट है का है, यानी कि ये आया 16/10 या फिर 8/5। तो ये रेशियो हमारा कितना आएगा? 5/8 आएगा, अगर सवाल पूछता तो 5/8 आएगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, यदि वर्ष 2004 में आयात रुपए 240 करोड़ था और वर्ष 2004 एवं 2005 का कुल संयुक्त निर्यात 500 करोड़ है, तो वर्ष 2005 में आयात क्या होगा? हमें 2004 का आयात या फिर इंपोर्ट का मान दिया है, 2004 और 5 का कुल मिला के एक्सपोर्ट का मान दिया है, तो हमें 2005 का इंपोर्ट का मान पता करना है। सिंपल है, रेशियो पता है, तो ये चीज़ें आसानी से हो जाएंगी। 2004 और 2005, 2004 में हमारा जो इंपोर्ट है, जो आयात है, उसका मान हमें मिला हुआ है कितना? 240 करोड़। और एक्सपोर्ट पता नहीं है, लेकिन रेशियो पता है। रेशियो पता है 2004 में कितना है? 1.2। और ये रेशियो किसका है? इंपोर्ट अपॉन एक्सपोर्ट का। 1.2 यानी कि 12/10, यानी कि 6/5। ठीक है, तो 6/5 है। यहाँ पे 6 क्या है हमारा? 6 हमारा है इंपोर्ट, जो है 240 के बराबर, तो 1 हो जाएगा 40 के बराबर, यानी कि 5 जो कि हमारा एक्सपोर्ट है वो हो जाएगा 5 गुणे 40, 200 करोड़ के बराबर। 200 करोड़ हमारा हो गया एक्सपोर्ट 2004 का, और टोटल 500 करोड़ हमारा एक्सपोर्ट आ रहा है 2004 और 5 का मिला के। तो 2005 का एक्सपोर्ट आ जाएगा हमारा 300 करोड़। एक्सपोर्ट 2005 का आ जाएगा 300 करोड़। 2005 का अनुपात कितना है? 1.5 है, 1.5 है। ठीक है, यानी कि 15/10, 15/10 हो जाएगा, यानी 3/2। तो 3/2 आ रहा है हमारा अनुपात इंपोर्ट अपॉन एक्सपोर्ट का, जहाँ पे 2 का मान कितना है? 300, तो 1 का मान आ गया 150, 3 का मान आ जाएगा 450 करोड़, 450 CR, यानी कि ऑप्शन
बी हमारा आंसर हो जाएगा सीधे सीधे। 2005 में जो आयात है वो 450 करोड़ रहा होगा। ओके, ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यदि 2002 में कंपनी का आयात 260 करोड़ था तो 2002 में कंपनी का निर्यात क्या था? बिल्कुल स्ट्रेट सवाल, 2002 की ही बातें कर रहा है दोनों। 2002 में 0.8 हमारा आ रहा है रेशो, अनुपात 0.8 यानी कि 8/10 यानी कि 4/5। 8/10 यानी कि 4/5, तो 4/5 आ रहा है हमारा आयात बटे निर्यात। आयात है 260, एक्सपोर्ट क्या होगा निकाल लेंगे। ठीक है, 4 से काटा 65 बचा, 65 × 5 = 325, तो एक्सपोर्ट आ गया 325 CR, 325 करोड़। ऑप्शन डी। ओके, ठीक है, अगला सवाल, दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक था? इन हाउ मेनी ऑफ द गिवन ईयर्स वर द एक्सपोर्ट मोर देन द इंपोर्ट? ठीक है, एक्सपोर्ट हमें चाहिए इंपोर्ट से ज़्यादा, इंपोर्ट छोटा हो एक्सपोर्ट बड़ा हो, और इंपोर्ट बटे एक्सपोर्ट ही तो दिया है, तो एक्सपोर्ट से डिवाइड कर दोगे तो क्या है हमारा, इंपोर्ट बटे एक्सपोर्ट 1 से छोटा आना चाहिए। जब इंपोर्ट बटे एक्सपोर्ट 1 से छोटा होगा तब हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, इंपोर्ट कम होगा। सीधी सी बात, एक्सपोर्ट जितना ज़्यादा होगा हमारा अनुपात 1 से उतना ही कम आएगा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ 1 से कम आया है बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। 2001 में आया है, 2002 में आया है, 2003 में आया है और 2006 में आया है। कम आना चाहिए, 1 के बराबर आएगा तो दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो 4 साल ऐसे रहे, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। 4 साल कम रहा और 3 साल ज़्यादा रहा होगा। ठीक है, ओके, सो आखिरी सवाल देखते हैं इस सेट का। वर्ष 2003 से 2004 तक आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन इंपोर्ट फ्रॉम 2003 टू 2004? अब हमें अनुपात दिया है, ना तो हमें 2003 का आयात पता है, ना 2003 का निर्यात पता है, ना 2004 का आयात पता है, ना ही 2004 का निर्यात पता है। ठीक है, तो कुछ भी हमें पता नहीं है तो हम प्रतिशत वृद्धि आयात में कैसे बता सकते हैं? या तो हमें 1 साल का आयात पता होता और कुछ कनेक्शन दिया होता है 1 साल और दूसरे साल के बीच में, तो हम निकाल पाते। तो अभी जो गिवन डेटा है हमारा, सिर्फ और सिर्फ अनुपात पता करके हम कुछ भी नहीं बता सकते, कुछ भी नहीं बता सकते। तो यहाँ पे तो डेटा हमारा कंप्लीटली इनएडिक्वेट है, ऑप्शन डी आंसर होगा। नहीं निकाल पाएंगे, अपने बस का नहीं है इतने गिवन डेटा से, है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन दिया होता या कुछ वैल्यूज़ दी होती तो डेफिनेटली फिर हम सॉल्व कर पाते। अभी तो हमें क्या दिया है, सिर्फ इतना पता है 2003 में 0.3 है रेशियो हमारा, यानी कि 3:10 है। तो 2003 में ये तो पता है हमको कि 2003 में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का अनुपात क्या है, 3:10। और 2004 में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अनुपात क्या है, 1.2, यानी कि 6:5, 6:5। अब कुछ कनेक्शन होता, कहीं पे भी कनेक्शन दिया होता तो हम उन चीज़ों को बराबर कर लेते, या तो एक्सपोर्ट में कनेक्शन दिया होता या तो इंपोर्ट में दिया होता। ठीक है, तो कहीं पे कोई कनेक्शन दिया होता, भले ही हमें वैल्यू तब भी ना दी होती, और अगर हमें कहीं कोई कनेक्शन मिलता तो उससे हम चीज़ों को कंपेयर कर सकते थे और आंसर तब बिना वैल्यू जाने भी कर सकते थे। पर बहरहाल इतने गिवन डेटा से तो नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आंसर पक्के से ऑप्शन डी, डेटा इनएडिक्वेट है। तो ये हमारे जो भी 2 सेट आए थे एग्जाम में, वो दोनों सेट हमने अच्छे से डिस्कस कर लिए, और आई बिलीव कि जो भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया वो सारे के सारे तुम्हें 100% समझ में आए होंगे। कहीं पे भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट में मेंशन करना, उस डाउट को पूछना जरूर। और अगर सेशन पसंद आया है, सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं, तो भी अपना फीडबैक कमेंट में जरूर देना, और साथ में सेशन को लाइक जरूर करना, और कमेंट में ये भी बताना कि तुम्हें कैसा लगा सेशन। ठीक है, और साथ में तुम्हारा एडिशनली कोई डाउट है तो भी कमेंट में पूछ सकते हो। और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से करना है, साथ में टेलीग्राम पे मुझे मैसेज भी कर सकते हो @ADITYAKT। इतना ही रखते हैं सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे कुछ DI के सेट्स के साथ। और बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो, ख्याल रखो।